राजस्थान से खबर है। झुंझुनू में एक बड़ा हादसा हुआ है। कोलिहान खदान में लिफ्ट की चेन टूट गई है। खदान की लिफ्ट में 15 लोग फंसे बताए जा रहे हैं। फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो देखिए, राजस्थान के झुंझुनू की खबर है। कोलिहान खदान में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। खदान में धंसने की वजह से कहा जा रहा है कि बड़ा हादसा, खदान में लिफ्ट की चेन टूट गई और उसकी वजह से अभी भी 15 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश जारी है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय लिफ्ट में कोलकाता से आई विजिलेंस की टीम और खेतड़ी कॉपर कॉरपोरेशन के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि कोलकाता से आए अधिकारी कोलिहान खदान की जांच करने के लिए लिफ्ट के जरिए खदान में उतर रहे थे। उस दौरान लिफ्ट से जुड़ी लोहे की चेन टूट गई और लिफ्ट गहरी खदान में जा गिरी। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि लिफ्ट की चेन कितनी ऊंचाई से टूटी। खदान की गहराई 102 मीटर है, जहाँ से तांबा निकलता है। सभी लोग 1800 फुट पर फंसे हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ध्वज आर्य हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। ध्वज, 15 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कामयाबी मिल पाई है लोगों को निकालने में, क्या जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए अंजलि, करीब ये 12 घंटे का समय होने वाला है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जयपुर से एसडीआरएफ की टीमें जो है पहुंची हैं और खदान के आसपास के एरिया को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और 1 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस जो है तैनात कर दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे हैं और जो अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनसे बातचीत की गई है। डॉक्टर्स की एक टीम, यानी कि जो पैरेलल जो लिफ्ट का जो एरिया था वहां से भेजी गई थी और उन्हें फूड के पैकेट और दवाइयां कुछ वहां दी गई थी। कुछ बुजुर्ग लोग भी उसके अंदर जो है फंसे हुए हैं और जो मौके पर मौजूद हैं डीएसपी, उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि कुछ ही देर के अंदर ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और इन सभी जो फंसे हुए लोग हैं इन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। चलिए, एक अच्छी खबर ध्वज आप बता रहे, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जैसा ध्वज बता रहे थे कि प्रशासनिक अधिकारी जो कि वहीं पर मौजूद है, उनका कहना है कि बहुत जल्द ऑपरेशन खत्म कर लिया जाएगा और सभी लोगों को जो फंसे हुए हैं लिफ्ट में अभी भी, उन सभी को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है झुंझुनू की कोलिहान खदान में। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के जंगलों में भीषण आग लगी। आग से बड़ी संख्या में पेड़ों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीर भी सामने आई है जहां पर उधमपुर के जंगलों में आग बहुत तेजी के साथ फैली है। अचानक लगी इस आग में तमाम पेड़ झुलस गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी मिलकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। रात का समय था जब ये लगी, तो जैसे मैसेज हुआ तो हम लोग आ गए सर। जो कंपार्टमेंट नंबर हमारा 64 है, उधमपुर रहे हैं, ब्लॉक बड़ी तिरछी है। बिल्कुल सर, पुलिस के जवान के हम बहुत थैंक्स करते हैं जिन्होंने हमारी बेबाकी से हेल्प कर रहे हैं, तो हम इनका चादर से शुक्रिया। स्टंट उस साइड से हमें कंट्रोल कर दी है, तो जहाँ की साइड हम लगे हैं लगता है थोड़ी देर में हो जाएगी। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग जंगल में लगी, जिसके बाद आसपास के इलाकों में फैल गई। जयपुर में 23 महीने के हृदयांश को नई जिंदगी मिल गई है। दुर्लभ बीमारी से जिंदगी की जंग लड़ रहे हृदयांश को करीब 17.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगा दिया गया है। हृदयांश स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की नाम की बीमारी से जूझ रहा है। अगर उसे दुनिया में सबसे महंगे इंजेक्शन में से एक जीन बेस्ड थेरेपी नहीं लगता तो कुछ भी हो सकता था। ऐसे में क्राउड फंडिंग की मदद से उसके लिए अमेरिका से 17.5 करोड़ का इंजेक्शन मंगाकर लगाया गया। दरअसल हृदयांश के परिवार के पास करोड़ों रुपए के इस इंजेक्शन के लिए धनराशि नहीं थी, लिहाजा क्राउड फंडिंग की गई, जिसकी वजह से ये संभव हो सका। इसमें भारतीय क्रिकेटर से लेकर बड़े राजनेताओं ने मासूम के लिए मदद मांगी। खबर झारखंड से। झारखंड के कोडरमा में पीएम मोदी ने कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और लेफ्ट पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मैं चोरों को चैन की नींद नहीं सोने दूंगा। मैं चोरों को नींद से सोने नहीं दूंगा। मैं उनकी नींद तो उड़ा दूंगा, उनके खजाने भी खाली करके रखूंगा। ये पैसे आपके हैं, इन पैसों के मालिक आप हैं। कोई चोरी लूट नहीं कर सकता है। मोदी इन पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है और इसलिए ये मोदी को गोली मारने की बातें करते हैं।
और गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया में ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, ममता सरकार मस्जिदों के इमाम को वेतन देती है और मंदिर के पुजारियों को नहीं देती। ये भेदभाव क्यों हो रहा है? मुझे बताओ, ये ममता दीदी को फिर से चुनना चाहिए क्या? ये मस्जिदों के इमाम को वेतन देती है, मंदिर के पंडितों को नहीं देती है। ऐसा चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है क्या? ताजिया निकल सकता है और काली विसर्जन नहीं हो सकता, दुर्गा विसर्जन नहीं हो सकता। ऐसा चल सकता है क्या? पश्चिम बंगाल के नादिया में एक चुनावी रैली में सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि एकमात्र गारंटी यह है कि नरेंद्र मोदी इस बार सत्ता में नहीं आ रहे। ममता बनर्जी ने संदेशखाली पर आए नए वीडियो की तरफ इशारा करते हुए पीएम मोदी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, गारंटी बाबू पश्चिम बंगाल को बदनाम कर रहे हैं, वे सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया 300 से अधिक लोकसभा सीट जीतकर केंद्र में अगली सरकार बनाएगा और एकमात्र गारंटी ये है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरा कार्यकाल नहीं मिलेगा। मोदी ने रविवार को चुनावी सभाओं में आरोप लगाया था कि टीएमसी संदेशखाली में अपने पिछले कुकर्मों को छिपाने की कोशिश कर रही है। इधर यूपी के बांसगांव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर हर चीज पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि वो डिक्टेटर बनना चाहते हैं। उनका काम ये सत्य से दूर की बात रखना है, यानी झूठ बोलना, हर चीज झूठ। इसीलिए ऐसे लोगों के झांसे में आप मत आओ। अगर आए आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पूरा सत्ता अपने हाथ में वो लेना चाहते हैं और उसके अलावा डिक्टेटर बनना चाहते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अमेठी में राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक यहां से वो भी कैंडिडेट हुए जो भाग गए, एक आपके यहां से वो भी कैंडिडेट हुए जो यहां से भाग गए, और एक बार नहीं भागे, यहां से वायनाड से रायबरेली मुड़ के अमेठी भी नहीं आए। ये नेता के चरित्र को, उसके राजनीतिक क्षमता को, उसके राजनीतिक हिम्मत को, उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। प्रियंका गांधी ने अमेठी में स्मृति ईरानी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, सांसद बनने के बाद उन्होंने वादे किए थे लेकिन पूरे नहीं किए। किसी वजह से आपने मेरे भाई को चुनाव हराया और इन्हें विजयी बनाया। 5 सालों के लिए आपकी सांसद रही हैं। आपको तमाम वादे किए थे, कहा था कि चीनी 13 रुपए की मिलेगी। आज परिस्थिति है कि चीनी मिल ही नहीं रही है। बड़े बड़े सपने दिखाए आपको, लेकिन वो सपने साकार नहीं हुए। उल्टा जो कार्य राहुल जी ने शुरू किए थे, जिनकी नींव उन्होंने डाली थी, वो भी आधे रुकवा दिए गए। और वहीं राहुल गांधी ने कहा कि रायबरेली और अमेठी हमारे लिए सिर्फ चुनाव क्षेत्र नहीं है, हमारी कर्म भूमि है, जिसका कोना कोना पीढ़ियों की यादें संजोए हुए। याद होगा शायद ये कार्यकर्ता उस जमाने का, और ये 81-82 शुरू किया था। हम लोग जाते थे मेडिकल कैंप। गांधी परिवार के रायबरेली और अमेठी से रिश्ते को लेकर राहुल गांधी ने ये वीडियो साझा किया। 6 मिनट के इस वीडियो में सोनिया गांधी के साथ वो रायबरेली और अमेठी के बारे में बात करते हैं। सोनिया उनके साथ पुरानी यादें साझा करती हैं। इधर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की हिम्मत तो देखो, जिसने हमारी पहलवान बेटियों के साथ गलत काम किया उसके बेटे को टिकट दे दिया। मेरे को बहुत तकलीफ हुई जब अपनी हरियाणा की पहलवान बेटियों को
इन्होंने उनके साथ बदसलूकी करे, उनकी इज्जत पे आंच है। हमारी बेटियां हैं और इनकी हिम्मत देखो। जिस आदमी ने हमारी बेटियों के साथ गलत काम करा उसके बेटे को टिकट दे दिया। एक तरह से हरियाणा के लोगों को अंगूठा दिखा रहे हैं, कुछ कर सकते हो तो कर दो। अरे हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? इस बीच राहुल गांधी के एक बयान पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस SC, ST, OBC आरक्षण हटाकर मुस्लिम आरक्षण देना चाहती है। मोदी जी खुद OBC वर्ग से आते हैं और हम बीजेपी 10 साल सरकार में अभी तक बैठ चुका हूं। हमारा सरकार ST, SC, OBC रिजर्वेशन को और शक्ति देने के लिए काम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस ST, SC, OBC रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं और उनका जगह में वो मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहता है, जिसका शुरुआत वो कर्नाटक में कर चुका है। यह धर्म भित्तिक आरक्षण करना कांग्रेस का षड्यंत्र है। इधर झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कल भी आलमगीर ईडी के सामने पेश हुए थे। करीब 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम मंगलवार को ईडी दफ्तर से बाहर निकले। उन्होंने कहा, जो भी मुझसे पूछा गया मैंने सब बता दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें आज फिर से बुलाया है। पूछा था वो बताएंगे। बता दें कि 6 मई को ईडी ने आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर जहांगीर आलम के अपार्टमेंट पर छापा मारा था, जहां से 37 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ था। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने समर्थकों से बीजेपी को सपोर्ट करने की अपील भी की है। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग पार्टी को वोट करें, समर्थन करें। बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान धनंजय सिंह ने ऐसे समय में किया जब एक दिन बाद यानी 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जौनपुर में एक जनसभा करने जा रहे हैं। धनंजय ने यह भी कहा कि गलत के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही बीएसपी ने जौनपुर सीट से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह का टिकट काट दिया था और उनकी जगह श्याम सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था। यूपी में प्रतापगढ़ के कुंडा से बाहुबली विधायक राजा भैया ने किसी भी पार्टी को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। राजा भैया ने कहा है कि समर्थक जिसे चाहे वोट करें। आप लोग इस आने वाले चुनाव में अपने मनमर्जी से अपनी कसौटी पर प्रत्याशी को कसकर जहां चाहे वहां मतदान करें। कुछ लोग किसी को मतदान करना चाहेंगे, कोई किसी को करना चाहेगा। हमारे बात है जेका चाहे जितावे। कल के दिन अगर वो आपके काम ना आई तो हम तो हैं नहीं, हम कहां भागा जाए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चुनाव के बाद राहुल गांधी इटली और अखिलेश यादव लंदन चले जाएंगे। चुनाव के बाद श्री अखिलेश यादव जी और श्री राहुल गांधी एक इटली जाएंगे, एक लंदन जाएंगे। ये मैं पूरे दावे से कहता हूँ। 100% वोट में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। मैं श्री हरीश द्विवेदी जी की दिल से इसलिए प्रशंसा करता हूँ कि इनके जैसा अपने लोकसभा क्षेत्र का विकास करने वाला सांसद बड़े भाग्य से मिलता है। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी बहुमत प्राप्त कर चुकी है, अब प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जैसे जैसे मतदान के चरण पूरे हो रहे हैं, बीजेपी का ग्राफ गिरता ही जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। गिरती हुई पार्टी जो जिनका ग्राफ गिरते हुए चला जा रहा है, गर्त में गिरेगा जाके। अब नीचे जा रही है, कितनी नीचे पहुंचेगी इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, जनता का गुस्सा भी इनके खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और ये देख लेना आप, जब 7वें चरण में चुनाव आएगा
जनता का गुस्सा इनके खिलाफ सातवें आसमान पर होगा। दिल्ली के सीएम आवास में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी पर संजय सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। तो वहीं बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि आखिर विभव कुमार ने किसके कहने पर स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की है। और विभव कुमार ऐसे नहीं करेंगे कि खुद उठ के कर देंगे। उनको उकसाया किसने, उनको डायरेक्शन किसने दी, इन तथ्यों की जांच होनी चाहिए। और स्वाति मालीवाल चुप है, अब महिला है। जहाँ तक उनके स्वभाव के बारे में सबको पता है कि वो प्रखर हैं, बोलती हैं, उसके बावजूद अगर वो चुप है तो आप समझ लीजिए कि उस महिला पर कितना राजनीतिक दबाव होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि 36 घंटे के बाद जो संजय सिंह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, बेहतर होता वो खुद पुलिस में जाते, शिकायत करते, पूरे मामले की जाँच करते। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ एलएसी पर सैनिकों की तैनाती को असामान्य बताया और कहा कि देश की सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। गलवान घाटी में हुई झड़प का हवाला देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि चीन को सैन्य तैनाती का जवाब भी उसी तरह से दिया गया। भारत ने भी सीमा पर सेना की तैनाती की है। विदेश मंत्री ने कहा कि 2020 में चीनियों ने कई समझौतों का उल्लंघन किया था और सीमा पर बड़ी संख्या में सेना की तैनाती कर दी थी। चीन ने ऐसा तब किया जब हम कोविड लॉकडाउन में थे। उन्होंने कहा कि इसके जवाब में भारत ने भी सैन्य बलों की तैनाती की। जयशंकर ने बताया कि अब 4 साल से सेनाएं गलवान में सामान्य बेस पोजीशन से आगे तैनात की जा रही हैं। खबर कानपुर से। कानपुर में एक युवक ने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो बनाया और पुलिस वालों पर आरोप लगाया कि ये लोग उसे प्रताड़ित करते थे, जिससे परेशान होकर उसने मौत को गले लगा लिया। चौकी इंचार्ज सत्येंद्र के खिलाफ और अजय यादव के खिलाफ मैं गवाही दे रहा हूँ सर। अगर मैं फांसी लगाता हूँ तो उसके जिम्मेदार सत्येंद्र चौकी इंचार्ज होंगे। ये गवाही युवक ने आत्महत्या से ठीक पहले रिकॉर्ड की और चौकी इंचार्ज की प्रताड़ना से परेशान होकर अपनी जान दे दी। वहीं जिसके बाद परिजनों की तहरीर पर चौकी इंचार्ज और सिपाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और पूरे मामले में जांच बढ़ा दी गई है। दिल्ली में ग्रेजुएशन में दाखिले के लिए आज होने वाली CUET परीक्षा स्थगित कर दी गई है और अब ये परीक्षाएं 29 मई को होंगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली के केंद्रों में होने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET को स्थगित कर दिया। मंगलवार देर शाम को इसकी अधिसूचना जारी की गई। एनटीए की ओर से इसका कोई साफ कारण नहीं बताया गया कि परीक्षाएं क्यों स्थगित की गई, लेकिन अधिसूचना में कहा गया है कि परीक्षा अब 29 मई को दिल्ली में होगी और उम्मीदवारों के लिए संशोधन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। वहीं दिल्ली के अलावा देश भर में होने वाली परीक्षा निर्धारित समय पर ही होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। डिपार्टमेंट के ऑफिस में मंगलवार को आग लग गई। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई है। आईटीओ दफ्तर की तीसरी मंजिल में अचानक आग लग गई। आग लगते ही बिल्डिंग में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग बिल्डिंग से जान बचाकर भागने लगे। आग बुझाने के लिए दमकल की 21 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। आग लगने की वजह एसी का कंप्रेसर फटना बताई जा रही है। देखा इधर उधर लोग तेजी के साथ भागे हैं, तो इट मीन्स पता चला कि कहीं आग लगी है। हम लोग भी फिर अपना बैग उठाए, सिस्टम शट डाउन किया, फिर बाहर की तरफ निकल गए। आग लगने के दौरान अंदर कुछ लोग धुएं में फंस गए थे, जिसे रेस्क्यू कर एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मंगलवार को आई तेज आंधी ने भारी तबाही मचाई है। इस दौरान पूरन खेड़ी टोल प्लाजा में तेज आंधी के बाद एक टोल कर्मी गंभीर तौर पर घायल भी हो गया।
तेज आंधी ने टोल प्लाजा पर कहर बरपा दिया। टोल प्लाजा के टीसी काउंटर पर तैनात टोल कर्मी के ऊपर कांच उखड़कर गिर गया। इस हादसे में टोल कर्मी बुरी तरह से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए टोल एम्बुलेंस की मदद से कोलारस के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। कंप्यूटर पे बैठा था मैं, तो हवा के कारण राइट साइड वाला कांच फट गया भाई साहब। उससे चोट आई है। हाँ, उससे चोट आई है। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि टोल प्लाजा पर लगे बड़े बड़े बोर्ड जमींदोज हो गए। इस दौरान बोर्ड की चपेट में एक लोडिंग वाहन भी आ गया। गनीमत रही कि लोडिंग वाहन में सवार लोग बाल बाल बच गए। और एक बड़ी खबर है, राजस्थान के झुंझुनू में खदान से 3 लोग निकाल लिए गए हैं। कोलिहान खदान से 3 लोग सुरक्षित निकाले गए, रेस्क्यू किए गए। तीनों लोगों को अस्पताल भेजा गया। 12 लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। लिफ्ट टूटने से खदान में फंसे थे 15 लोग। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चल रहा है। फिलहाल 3 लोगों को निकाल लिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि बहुत जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 12 लोग अभी भी फंसे हुए। और इस बीच यूपी के जौनपुर से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी का समर्थन करेंगे धनंजय सिंह। समर्थकों के साथ बैठक में धनंजय सिंह ने इस बात का फैसला लिया। समर्थकों से बीजेपी को सपोर्ट करने की अपील की गई। लोकसभा चुनाव के बीच राजा भैया ने बीजेपी को झटका दिया। किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करने का ऐलान कर दिया है। कौशाम्बी सीट को लेकर राजा भैया ने समर्थकों से कहा जो ठीक लगे वो फैसला लिया। बड़ी खबर, लखनऊ में आज इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी इसमें शामिल हैं। और शुरुआत कर रहे हैं पहली बड़ी खबर के साथ। पुतिन के न्यूक्लियर एजेंडे से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। रूसी नौसेना बेड़े में शामिल बुलवा परमाणु मिसाइल, आईसीबीएम बुलवा को रूस ने सेवा में तैनात कर दिया है। पश्चिम को परमाणु धमकी के बीच ये बड़ी तैनाती है। शपथ ग्रहण के दिन ही व्लादिमीर पुतिन ने इस बात का आदेश दिया था। और एक तरफ पुतिन नाटो से सीधी टक्कर की बात कर रहे हैं। पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की धमकी देते हुए आंख दिखा रहे हैं। तो पश्चिमी देश भी पुतिन की किसी भी बात को अनदेखा किए बगैर अपनी परमाणु तैयारी को धार दे रहे हैं। ऐसे में पुतिन का संकेत साफ है कि वो कुछ बेहद विध्वंसक सोच रहे हैं। उनके एजेंडे में एटमी अटैक सबसे ऊपर है। परमाणु विध्वंस और महातबाही के बीच की दूरी है नाटो की एक गलती। तो आप जरा समझिए, जिस परमाणु आधारित बुलवा मिसाइल को रूसी नौसेना बेड़े में शामिल किया गया है वो आखिर कितनी शक्तिशाली और विध्वंसक है। यह आपको बता दें कि बोरई कैटेगरी की परमाणु से चलने वाली पनडुब्बी पर इसे तैनात किया गया है। 12 मीटर लंबी यह मिसाइल 8000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज रखती है। चलती फिरती परमाणु पनडुब्बी से लॉन्चिंग हो सकती है और साथ ही ये 6 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। हर वॉरहेड हिरोशिमा में अमेरिका के द्वारा गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से 6 गुना ज्यादा ताकतवर बताया जा रहा है। तो समंदर में बुलवा और एटमी जंग को बढ़ावा देखने को मिल रहा है। ये देखिए, परमाणु टेंशन के बीच अमेरिका से एक और अहम खबर सामने आई है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का बड़ा बयान, परमाणु हमले से खत्म हो गाजा युद्ध। लिंडसे ने कहा इजरायल को जरूरी बॉम्ब दे अमेरिका। तो अमेरिकी सेनेटर ग्राहम लिंडसे ने जो कहा है वो आपको बताते हैं। बिग वॉल का सीधे रुख करते हैं। गाजा जंग पर यूएस सेनेटर की एटमी सलाह। हमने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए, ये कहा गया है लिंडसे की तरफ से। अस्तित्व की लड़ाई में अमेरिका का ऐसा करना बिल्कुल ठीक फैसला था। और साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि युद्ध खत्म करने के लिए गाजा पर परमाणु हमले की इजरायल को इजाजत मिले। साथ ही साथ इजरायल को बतौर यहूदी राज्य जिंदा रहने के लिए जो भी करना है वो कर सकता है। इजरायल को हर जरूरी बम मुहैया कराए जाने चाहिए, ये भी कहा गया है। और इसके अलावा ग्राहम लिंडसे जो कि सेनेटर रिपब्लिकन पार्टी के, उनकी तरफ से ये जो एटमी सलाह दी गई, एडवाइस दी गई, अपने आप में बेहद ही खतरनाक है। और चलिए अब बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन के तबाही वाले एजेंडे की, जिससे यूक्रेन में महाविध्वंस का खतरा मंडरा रहा है। बड़ी खबर आपके सामने, वॉर जोन में समंदर का शिकारी। इधर व्लादिमीर पुतिन के स्किल ऑफ वेपन का नाम है कामाकाजी USV।
वॉर जोन में दरअसल विध्वंस मचाने की ताकत रखने वाला यह वेपन पानी में इस्तेमाल करने के लिए मुफीद है। 250 किलोमीटर की रेंज है और 350 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। साथ ही साथ जानकारी यह भी है कि कहा जा रहा है कि टारगेट को 100% ये भेद देता है, क्योंकि लक्ष्य सैटेलाइट निर्धारित होता है और ये गाइडेड प्रणाली से लैस बताया जा रहा है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि रूस के यूक्रेन पर विध्वंसक हमले और यूक्रेन में हथियारों की कमी के बीच एक बड़ी जानकारी है। अमेरिकी विदेश मंत्री यूक्रेन पहुंच गए हैं। अचानक यूक्रेन पहुंचे हैं एंटनी ब्लिंकन। ब्लिंकन के अचानक दौरे से कई संकेत भी मिल रहे हैं। I have come to Ukraine with a message. You are not alone. The United States has been by your side from day one. We are with you today, and we will stay by your side until Ukraine's security, its sovereignty, its ability to choose its own path is guaranteed. And we're far from your only friend. Dozens of countries around the world are not just rooting for Ukraine's success, they're helping you achieve it. और देखिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, बड़ा सवाल है, एक तरफ रूस की तरफ से जो बुलावा मिसाइल है उसको नौसेना में तैनात कर दिया गया और दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री यूक्रेन पहुंच गए, वॉर जोन पहुंच गए। क्या संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये वॉर का नया राउंड शुरू हो रहा है और उसी के लिए आनन फानन में अमेरिकी विदेश मंत्री कीव पहुंचे और वो जो बात कह रहे हैं कि यूक्रेन अकेला नहीं है, हम सब साथ खड़े हैं, तो साथ खड़े होने का एकमात्र उपाय अब ये बचा है कि यूक्रेन को अब वो ब्रह्मास्त्र दिया जाए जिसकी वजह से यूक्रेन रूस का मुकाबला कर सकता है और वो है F-16। तो यानी कि ब्लिंकन के जाने के बाद आप किसी भी दिन, यानी हो सकता है 24 घंटे 48 घंटे में आपको सुनने को मिलेगा कि F-16 यूक्रेन को दिया जा रहा है और इसी की तैयारी रूस कर रहा है, जिसके लिए हम देख रहे हैं कि रूस ने अलग अलग तरह के मिसाइल, अलग अलग तरह के हथियार अपने यहाँ तैनात करने शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अब जो लड़ाई होगी उसमें यूक्रेन की तरफ से F-16 आएगा या फिर जैसा कि वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका अकेला नहीं है तो कई दूसरे देश भी फाइटर जेट देंगे, तो उसका मुकाबला करने के लिए उस समय जरूरत पड़ेगी कि रूस के चाहे न्यूक्लियर वेपन हो या उनके वो मिसाइल हो जो अलग अलग तरह से दबाव बना सके। अब ये फाइनल लड़ाई चल रही है। हाल ही में जो कुछ हुआ उसे लेकर अमेरिका और सहयोगी देश बहुत पैनिक है। उन्हें लगता है कि अगले कुछ दिन में कहीं यूक्रेन आत्मसमर्पण न कर दे। और चलिए बात करते हैं इजराइल और हमास युद्ध की। राफा में इजरायली डिफेंस फोर्स के ऑपरेशन के बीच हमास का एजेंडा डिकोड हो गया है। तुर्की में हमास का सीक्रेट बेस सामने आया। इजरायली सेना का बहुत बड़ा दावा। राफा ऑपरेशन में मिले खुफिया दस्तावेज से इस बात का खुलासा हुआ है कई देशों में हमास की मिलिट्री सेल। और देखिए, आईडीएफ ने तुर्की में हमास के बेस को लेकर खुफिया डॉक्यूमेंट्स के आधार पर खुलासे का दावा किया है। आईडीएफ ने दावा क्या किया है वो भी आपको बताते हैं। गाजा में आईडीएफ को हमास के दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और हमास नेता हमजा अबू शनाब के घर पर ये दस्तावेज मिले हैं। बिल्कुल 3 साल के लिए हमास के प्लान का डॉक्यूमेंट सामने आया है। दस्तावेज का शीर्षक है फाउंडिंग बेस इन तुर्की। तुर्की में हमास के स्पेशल ऑपरेशन मिलिट्री बेस है, इस बात का दावा। और तुर्की बेस से खुफिया मिशन चलाने की बात भी की गई। कई देशों में मिलिट्री सेल घर होने का पता चला है। हमास की हिट लिस्ट पर कई मोसाद अधिकारी भी हैं और इजराइल के प्रतिष्ठित लोग भी हमास के टारगेट पर हैं। और इसके साथ ही इजरायली नौसैनिकों के अपहरण का भी पूरा खाका तैयार किया गया है और ये जो दावा है वो आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से किया गया है। और अब आप खबरों में आगे बढ़ते बात दिल्ली के एजेंडे की करेंगे। स्वाति मालीवाल से जुड़ा हुआ ये मामला है। आज प्रदर्शन करेगी बीजेपी। सीएम आवास का घेराव करने की तैयारी में है बीजेपी। कल बीजेपी ने एमसीडी सदन में किया था प्रदर्शन। आपकी पहली प्रतिक्रिया, सख्त एक्शन लिया जाएगा। इधर स्वाति मालीवाल के साथ कथित बदसलूकी को बीजेपी एजेंडा बनाना चाहती है, लिहाजा इस मामले पर लगातार सरकार की घेराबंदी कर रही है। कल एमसीडी सदन में हंगामा हुआ और आज अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव करने की तैयारी है। बीजेपी इस घटना पर आम आदमी पार्टी के रवैये को लेकर भी काफी हमलावर है। और आप
अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए ये माना है कि विभव ने स्वाति से अभद्रता की है। बीजेपी ने इस पर सवाल भी पूछा। ये देखिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हाँ, ये बात मानी गई है कि विभव ने स्वाति से अभद्रता की। बीजेपी ने घेरा है बदसलूकी के लिए आखिर विभव को किसने उकसाया है, ये सवाल बीजेपी की ओर से पूछा गया। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा स्वाति ने पुलिस को सूचना दी है। बीजेपी ने सवाल पूछा है कि स्वाति की चुप्पी के पीछे आखिर किसका दबाव है। तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कहा गया है और बीजेपी ने कैसे घेरा इस पूरे मामले पर, ये आप देखिए। हम सब स्वाति मालीवाल के साथ हैं, आम आदमी पार्टी का कहना है। तो बीजेपी ने क्या कहा? महिलाओं के प्रति आम आदमी पार्टी असंवेदनशील है, इस बात का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया गया। सीएम सख्त कार्रवाई करेंगे, यह भी आम आदमी पार्टी की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है। तो बीजेपी ने कहा पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर के अब बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने भी जा रही है। आपको सुनवाते हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की जुबानी जंग। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। और विभव कुमार ऐसे नहीं करेंगे कि खुद उठ के कर देंगे। उनको उकसाया किसने, उनको डायरेक्शन किसने दी, इन तथ्यों की जांच होनी चाहिए। और स्वाति मालीवाल चुप हैं, महिला हैं। जहाँ तक उनके स्वभाव के बारे में सबको पता है कि वो प्रखर हैं, बोलती हैं, उसके बावजूद अगर वो चुप हैं तो आप समझ लीजिए कि उस महिला पर कितना राजनीतिक दबाव होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि 36 घंटे के बाद जो संजय सिंह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, बेहतर होता वो खुद पुलिस में जाते, शिकायत करते, पूरे मामले की जाँच करते। और चलिए बात करते हैं एमपी पुलिस में एंटी उर्दू एजेंडे की। एमपी पुलिस नहीं इस्तेमाल करेगी उर्दू शब्द। एमपी पुलिस मुख्यालय से आदेश पर अमल किया गया है। उर्दू, फारसी समेत सभी मुश्किल शब्द बदले गए। तो एमपी पुलिस को क्या आदेश दिया गया है, ये जानिए। कार्रवाई में उर्दू शब्दों का इस्तेमाल ना करने को कहा गया है। उर्दू की जगह हिंदी शब्द का इस्तेमाल करने का फरमान है। कैद खाना, अदालत, दस्तावेज, खारिज जैसे शब्द हटाए गए हैं। उर्दू, फारसी और बाकी भाषाओं के कुल 69 शब्द हटा दिए गए हैं। इधर कांग्रेस ने इस आदेश पर बीजेपी को घेरा तो बीजेपी ने इसे जरूरी बताया। मध्य प्रदेश के पुलिस प्रशासन विभाग के मुख्यालय भोपाल ने उस प्रस्ताव पर को संज्ञान में लिया और इस आशय के आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे शब्द जो विलोपित किए जा सकते हैं, हिंदी में उनको तब्दील किया जा सकता है। हिंदी का बोलबाला हो, हिंदी का अधिकतम उपयोग हो, ऐसे शब्दों को चयनित करते हुए उनका उपयोग किया जाए। आप मुजरिम को अपराधी लिख दो, ठीक है, आप लिख दो मुजरिम को अपराधी, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मुजरिम को सज़ा कैसे मिले, इसके प्रोसिक्यूशन पर पुलिस को ध्यान देना चाहिए। वहाँ तो ध्यान कम है। भाषा बदल दो, शहर के नाम बदल दो, स्टेशनों के नाम बदल दो, शैक्षणिक संस्थानों के नाम बदल दो, इससे क्या होने वाला है?